मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ाया है एक सीक्वेंस वाइज है, उसको देखेंगे। आप उससे नोट्स जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी मीडियम स्पेशली कक्षा 12 के बच्चे, क्योंकि अभी यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है। ये बहुत ही उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। इससे लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आता है, ठीक है, 10 से 14 नंबर के अंदर। तो चलिए देखते हैं स्टेप इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसको हम बोलते हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है उसकी सबसे ही क्या है, ये सबसे ही सरलतम और सबसे आधुनिक विधि है। ये क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सबसे आधुनिक विधि है। ये विधि का ही इस्तेमाल करके विभिन्न प्रकार के जो एंटीबायोटिक्स वगैरह या जो वैक्सीन वगैरह होता है, इन सब के प्रोडक्शन में, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन इन द सेंस वो मानव कल्याण के लिए ही होना चाहिए, ठीक है। वो क्या करे, मानव कल्याण के लिए हो और वो लाभ पहुंचाए, ठीक है। ऐसे उत्पादन का क्या किया जाता है, उत्पाद किया जाता है इसके द्वारा, ठीक है ना। तो हम चलिए पढ़ते हैं, हिंदी में है पूरा। आपको देखिए लिखा इसलिए जाता है ताकि आप नोट्स मेंटेन कर सके, ठीक है ना। नहीं तो लिखेंगे नहीं, ऐसे बताएंगे तो क्या होता है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे तो नोट्स पूरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको लिखा रहता है, मैं आपको लास्ट में उतना टाइम देता हूं कि आप क्या कर सकें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए देखते हैं क्या होता है स्टेप्स, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का स्टेप क्या है, ठीक है। पहला स्टेप हम देखेंगे, इसको हम पहला स्टेप कहेंगे। इस स्टेप में सबसे पहले जो फॉरेन डीएनए होता है ना, उस डीएनए युक्त, वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हो या यूकैरियोटिक कोशिकाएं हो, उन कोशिकाओं के उन कोशिकाओं का हम क्या करेंगे, चयन करेंगे। चयन का मतलब हम सेलेक्ट करेंगे उसको, ठीक है। सेलेक्ट करके लयन द्वारा संपूर्ण डीएनए को कोशिका से बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें देखिए एक वर्ड आया है लयन, ठीक है ना। तो लयन क्या होता है, ध्यान देंगे। लयन का मतलब होता है कोशिकाओं के जो कोशिका भित्ति होती है उसको तोड़ना, ठीक है ना। इसके लिए भी एक विशेष प्रकार का एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। हम जब आपको टूल्स और टेक्निक पढ़ाएंगे तब उसमें एक एक करके इसमें जितनी भी चीजों का जिक्र किया गया है सबको हम डिटेल में आपको बताएंगे और पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लयन का मतलब क्या होता है, लिसिस करना, ब्रेक करना। किसको, सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल तोड़ेंगे तभी तो कोशिका के अंदर से हम डीएनए को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण डीएनए को क्या करेंगे, कोशिका से बाहर निकाल लिया जाता है। हमने कल आपको बताया था कि इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या नाम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसको विदलनकारी एंजाइम कहते हैं या विखंडनकारी एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम करता क्या है, ये एंजाइम डीएनए को एक विशेष प्रकार के स्थान से क्या करता है, कट करने का काम करता है। ये सारे एंजाइम भी आपको हम पढ़ाएंगे अगली वाले वीडियो में, हम वही देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए बाहर निकाल लेंगे तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कई प्रकार के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, उसी में से एक है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इस एंजाइम को हम बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, बायोलॉजिकल सीजर, जैविक या आणविक कैंची, बायोलॉजिकल सीजर कहते हैं, जैविक कैंची कहते हैं, ठीक है ना। तो एंजाइम की सहायता से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को काट करके क्या किया जाता है, विजातीय डीएनए या वांछित डीएनए को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसा फिगर में यहाँ पर आपको दर्शाया गया है, फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यहाँ पर कैंची बनाया है ना, तो कैंची का मतलब क्या होता है, कट करना, ठीक है ना। तो क्या कर जाएगा, ये फॉरेन डीएनए को रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर REE, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, इसको फॉरेन डीएनए को कट करेंगे। हमने आपको फॉरेन डीएनए भी पढ़ा दिया है, आगे भी अभी देखते हैं फॉरेन डीएनए, ठीक है ना, नेक्स्ट जो टूल्स और टेक्निक पढ़ेंगे। तो अब देखिए पहले वाले चरण में सिर्फ क्या करना है, हमको कोशिकाओं को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके उन कोशिकाओं को क्या कर देना है, विदलन एंजाइम के द्वारा, विदलनकारी एंजाइम के द्वारा, लाइटिक एंजाइम के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है उसको तोड़ देंगे। तोड़ने के बाद संपूर्ण डीएनए को कोशिका से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद उस कोशिका, जो डीएनए को हमने बाहर निकाला है, उस डीएनए में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे और वो क्या करेगा, डीएनए को, वांछित या विजातीय डीएनए को काट करके हमको क्या कर देगा, दे देगा। मतलब वांछित और विजातीय डीएनए का मतलब जो हमें आवश्यकता है,
दूसरा, द्वितीय चरण में क्या करेंगे, इनमें उपयुक्त वाहक या वेक्टर का चयन करके उसे भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से काटा जाता है। याद रखेंगे, क्या सर दोनों को एक ही एंजाइम से काटेंगे? हाँ, इसका रीजन जब हम पढ़ेंगे एग्जैक्टली टूल्स और टेक्निक, तब वहां बताएंगे ऐसा क्यों काटा जाता है। क्योंकि जब हम इस डीएनए को काटेंगे कहीं एंजाइम से, तो वो एक समान रूप से कटेगा, और जब समान रूप से कटेगा तो समान रूप से क्या होगा, जुड़ेगा। इसलिए इसको क्या करेंगे, दोनों को हम एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से ही काटेंगे। इसमें लिखा गया है, एक वर्ड आया है वाहक, वेक्टर। याद रखेंगे, इस वेक्टर को हम एक नाम और देते हैं, क्या, प्लाज्मिड। कल हमने आपको बताया था प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का एक गुण होता है, ये क्या करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड किसी भी डीएनए से क्या करता है, जुड़ जाता है, जुड़ करके क्या करता है, मल्टीपल कॉपीज बनाता है। यहाँ पर वाहक ले जाने वाला, कौन, ले जाने वाला। तो इसमें हम कैसे डीएनए का इस्तेमाल करेंगे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विजातीय डीएनए को ले जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, वेक्टर डीएनए को भी काटा जाएगा, मींस प्लाज्मिड को भी काटा जाएगा। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से उसको काटा जाएगा। ठीक है ना। अब क्या होगा, जो दोनों एंजाइम जो दोनों डीएनए हैं, मतलब वाहक डीएनए और कौन सा डीएनए, फॉरेन डीएनए। तो यहां पर देखिए, ये क्या है, फॉरेन डीएनए, ये क्या है, वेक्टर डीएनए या वाहक डीएनए। अब इन दोनों डीएनए को जब हम काट लिए तो देखिए, इसका भी खंड हमको मिल गया, इसका भी खंड मिल गया। अब इन दोनों खंडों को क्या करेंगे, लाइगेज एंजाइम की सहायता से, जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वैसे ही लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम डीएनए को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब जब काट लिया गया, तब इसके बाद डीएनए लाइगेज एंजाइम की मदद से जो विजातीय डीएनए मतलब फॉरेन डीएनए है उसको, और वाहक डीएनए मींस प्लाज्मिड डीएनए जो है उसको, उनके दोनों खंडों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त, मतलब ये जो एंजाइम को, दोनों एंजाइम को क्या, जो ये एंजाइम है, इन एंजाइम से दोनों डीएनए को क्या किया जाएगा, जब जोड़ दिया जाएगा तो उससे प्राप्त जो डीएनए होगा, उस डीएनए को हम आर डीएनए कहेंगे या रिपीटेड डीएनए कहेंगे। देखिए, यहाँ पर फॉरेन डीएनए है, यहाँ पर वेक्टर डीएनए है। तो इन दोनों डीएनए को हम क्या करेंगे, काट लेंगे। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से। ठीक है। काटने के बाद फॉरेन डीएनए और वेक्टर डीएनए को यहां पर लिख देते हैं वाहक डीएनए। ठीक है ना। क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे वाहक डीएनए। वाहक डीएनए और जो फॉरेन डीएनए है, इन दोनों डीएनए को क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से जब जोड़ देंगे, तो इस डीएनए को क्या कहेंगे, हम आर डीएनए कहेंगे। ठीक है ना। तो आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, ये आपको पता चल गया। ठीक है ना, क्लियर हो गया ये। आगे देखेंगे, तो जो तीसरा चरण होता है, तीसरे चरण में क्या होगा, इस आर डीएनए को, मतलब जो ये आर डीएनए है, इस आर डीएनए को विशिष्ट परपोषी कोशिका, होस्ट सेल, जिसको हम जीवाणु कहते हैं, उसका नाम क्या होगा, ई कोलाई। कौन सा जीवाणु, ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई उसका पूरा नाम है। ठीक है ना। ई कोलाई से प्रविष्ट करा के संवर्धन माध्यम में रखा जाता है, जिससे इन कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। इस प्रकार इन परपोषी कोशिकाओं में वृद्धि के साथ साथ विजातीय डीएनए की संख्या में भी वृद्धि होती है। याद रखेंगे, क्या कह रहे हैं, जब आर डीएनए बन गया, तो आर डीएनए जब बना है, तो इस डीएनए की हमें मल्टीपल कॉपी चाहिए ना, बहुत सारे डीएनए चाहिए ना। तो क्या ऐसे डीएनए बाहर रहेगा तो क्या होगा, ये डीएनए मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकता। इसको कॉपी बनाने के लिए, डीएनए को कॉपी बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका की आवश्यकता होगी। उस कोशिका को हम बोलेंगे परपोषी कोशिका, या उस कोशिका को हम परपोषी कोशिका में कौन सी कोशिकाओं को लेंगे, ऐसा जो इसके लिए, मतलब हमारी जो आर डीएनए है, इसकी संख्याओं में वृद्धि के लिए क्या कर सके, सहायता कर सके। तो वो क्या है, एक होस्ट, जिसको हम परपोषी कोशिका कह रहे हैं, उसका नाम है जीवाणु। कौन सा जीवाणु, एस्चेरिचिया कोलाई। सर एस्चेरिचिया कोलाई को ही क्यों हमेशा लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से क्या किया जाता है, लैब में इसको संवर्धित किया जाता है, इसको विकसित किया भी जा सकता है, और ये क्या होते हैं, हानिकारक नहीं होते हैं। ठीक है ना।
तो फिर क्या करेंगे, परपोषी कोशिका ई कोलाई जीवाणु होता है। अब जब हम ये देखिए, इस प्रक्रिया को हम रूपांतरण कहते हैं। रूपांतरण किसके, जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है उसको देखेंगे। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या कहता है यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। जब हम किसी बाहरी डीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर क्या कराते हैं, प्रविष्ट कराते हैं या प्रवेश कराते हैं, उस प्रक्रिया को रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो उस प्रक्रिया के द्वारा आरडीएनए को परपोषी कोशिका, कौन सा, परपोषी कोशिका ई कोलाई के अंदर क्या करा देंगे, हम एंटर करा देंगे। अब बताइए, जब परपोषी कोशिकाओं के अंदर मतलब ई कोलाई के अंदर एंटर हो गया, तो इस ई कोलाई को हम एक संवर्धन माध्यम में रखेंगे। जब इसको भोजन वगैरह मिलेगा, ठीक है ना, जब इसको कल्चर मीडियम मिलेगा, भोजन वगैरह मिलेगा, इसके लिए वातावरण क्या होगा, इसके अनुसार होगा, तभी तो ये अपनी संख्याओं में वृद्धि करेगा। अब जैसे अपनी संख्याओं में वृद्धि करेगा, जितने ई कोलाई बनेंगे, अब क्योंकि इसके अंदर आरडीएनए भी है, तो आरडीएनए भी उतना ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो तीसरा भी क्लियर हो गया। अब चौथा देखते हैं जरा। चौथे में क्या कह रहे हैं, देखिए एक चीज इसमें और ध्यान देंगे, तब चौथे में चलते हैं। जब ये संख्या में अपनी वृद्धि करते हैं ना, तो इनको हम बोलते हैं क्या, अब हम मल्टीपल कॉपी बना रहे हैं आरडीएनए का, तो इसको हम क्लोनिंग कहते हैं, क्लोनीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोनीकरण। तीसरे में ही क्या होता है, जब डीएनए की क्या होगा, जो हमारा आरडीएनए, हम उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना शुरू करेंगे, तो उसी को हम क्लोनिंग कहते हैं। अब देखिए, जो चतुर्थ चरण है, इसमें क्लोनिंग से बने आरडीएनए में से, क्लोनिंग से बने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी जो क्लोनिंग हमने बना लिया है, आरडीएनए जो है, क्योंकि ये हमको जो हमारा नीड था, हमारा वांछित डीएनए था जो हमें चाहिए, अब वो इसमें आ गया है, उसकी बहुत सारी कॉपियां आ गई हैं। तो हम क्या करेंगे, अब फिर आरडीएनए में से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से विजातीय डीएनए को काट लिया जाता है। इसके पश्चात अनेक प्रकार या विधियों के द्वारा नई विजातीय डीएनए को विशिष्ट कोशिकाओं में क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के जीवों में, जैसे इस समय क्या आया है, जो वैक्सीन वगैरह लग रहा है कोरोना का, वो भी क्या होते हैं, कुछ इसी तरह से उनका भी क्या होता है, बनावट, या उनको भी ऐसे ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है बायोटेक्नोलॉजी की माध्यम से। उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, ये हमारा एक जनरल चीज था, क्या, पूरा का पूरा बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे टूल्स और टेक्निक के बारे में। देखिए, टूल्स और टेक्निक, जिसे हम औजार कहते हैं, वो औजार ही क्या है, अगर औजार के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। ठीक है ना, अब डॉक्टर जा रहा है या कोई मिस्त्री काम करने जा रहा है, अब डॉक्टर अपना इंजेक्शन वगैरह नहीं ले जाएगा, ठीक है ना, जो ब्लड प्रेशर की मशीन है उसको नहीं ले जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वही उसका औजार है। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, उसमें कुछ औजारों की आवश्यकता होती है, कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, कुछ सामान की आवश्यकता होती है। उस सामान को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए ले आए। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।